हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और मैंने आपसे क्या बोला था? आपको याद है मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि डायरेक्ट लंसफर्ड पिट्सबर्ग प्रो में भी compete करेंगे। यह मैंने रीसेंट 2 वीडियोस में कवर करा। जब मैंने डायरेक्ट की बात करी थी, आप में से कई सारे लोगों ने इस चीज़ को बिलीव करा, कई सारे लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया कि डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे, आप कुछ भी बोलते हो। और आज देख लो, सबूत आपके सामने का। सोर्सेज जो चीज़ बोल रहे थे वही हुआ, जो मैंने आपको बताया था वही हुआ। एंड डायरेक्ट इज़ नाउ ऑफिशियली कंपीटिंग इन पिट्सबर्ग प्रो। इन्होंने अनाउंस कर दिया इस वीडियो के अंदर। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं इस बारे में। Like I said, I'd had it in my head that the Pittsburgh Pro was something that I wanted to do this year. You know, like I said, I'm very hungry and ambitious to compete. I've only done the Mr. Olympia for the last several years, so I wanted to compete more. As I just mentioned with the Pittsburgh Pro guest posing, I feel that the Pittsburgh Pro is going to be what I would call a legacy show. Meaning, if you have that Pittsburgh Pro title, that is a real notch in your belt. That is a real title that you can carry with pride. With that being said, the position that I'm in right now, having just come off of the Arnold Classic win, to do the Arnold Classic, to do the Pittsburgh Pro, and to do the Olympia all in the same year and be victorious in all three. तो आपने देख लिया गाइस कि डायरेक्ट ने बोला कि पहले आप जीतो आर्नो क्लासिक, पहले आप आर्नो क्लासिक में compete करो, उसके बाद पिट्सबर्ग प्रो में compete करो, और उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में compete करो, और तीनों जगह टाइटल जीतो। दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर मी। बहुत बड़ी चीज़ होगी मेरे लिए, और इसीलिए गाइस इस बार मैं हमेशा से ज़्यादा हंग्रियर फील कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ समथिंग डायरेक्ट लंसफर्ड इज़ फीलिंग राइट नाउ। तो आप बताओ गाइस कि क्या ये डिसीजन इनका सही है? बिकॉज देखो, आर्नोल्ड में इनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही। अब पिट्सबर्ग में इनके जुड़ जाने से, इनके घुस जाने से पूरी इक्वेशन चेंज हो गई है। मतलब जहाँ पहले ये शो निक और मार्टिन का होने वाला था, वहीं पर चीज़ें बदल चुकी थी जब हमने देखा गुड वीटो इस लिस्ट में ऐड हो गए। और लिस्ट में ना सिर्फ ऐड हुए, बल्कि उनकी अपडेट्स हमने देखी जो रिसेंट कल मैंने कवर करी थी। अगर मैं आपको अभी भी थोड़ा सा दिखाऊं तो ही इज़ लुकिंग एक्सेप्शनली फ्रीकी ओवर हियर गाइस। मतलब बेहतरीन मसल्स कैरी करते हुए दिख रहे हैं, डेंस मसल्स कैरी करते हुए दिख रहे हैं, एंड ग्रेट कंडीशनिंग, और जो कि इन्होंने आज तक कभी भी स्टेज पर लैक नहीं करी। तो इसीलिए गुड वीटो के होने से इक्वेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। टॉप 3 टॉप 4 में होने का हम किसी का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब डायरेक्ट ने भी ऑफिशियली अनाउंस करने के बाद चीज़ें पूरी तरीके से उथल पुथल कर दी गाइस। मतलब ये शो अब मार्टिन का होता हुआ नहीं लग रहा, ना गुड वीटो का होता हुआ लग रहा, ना निक का होता हुआ लग रहा, सच में डायरेक्ट का होता हुआ लग रहा है। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि डायरेक्ट के बारे में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा हाई वर्ड्स बोल रहा हूँ, लेकिन रीज़न इज़ डायरेक्ट ने परफॉर्म करा है उस तरीके से, इंप्रूवमेंट्स करके दिखाई है उस तरीके से। ना सिर्फ इसलिए कि डायरेक्ट जीते हैं तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ना ना ना, ये नहीं है। डायरेक्ट ने एक्चुअल में गाइस अपने आप को प्रूव करा है, और जो लोग बोलते थे इंप्रूवमेंट्स करके दिखाई है, बहुत ही कम टाइम पीरियड में अपने लेग्स को उस लेवल पर उस तरीके से ब्रॉटअप करके दिखाया है, कंडीशन आके दिखाया उस लेवल का। एंड जहाँ पर क्रिएट ड्यू हो वहाँ पर दिया जाना चाहिए, और वही चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट के साथ हो रही है गाइस। ही इज़ लुकिंग एक्सेप्शनल। अपनी जितनी भी अपडेट्स ये शो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ में गाइस अब डायरेक्ट पिट्सबर्ग प्रो में जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम कैरी करते हुए। और सच में ये डर ना एक तरीके से मार्टिन गुड वीटो, वैसे देखो मार्टिन और गुड वीटो दोनों बोल रहे थे कि हम चाहते हैं डायरेक्ट शो के अंदर कूदें, जंप करें, और हम उनसे कम्पीट करें और उनको बीट करें। मार्टिन ने तो अभी एक पॉडकास्ट के अंदर ये तक बोल दिया था, उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आप डायरेक्ट को बीट कर दोगे, तो मार्टिन ने कॉन्फिडेंटली बोला कि यस, आई थिंक सो, आई विल बीट डायरेक्ट लंसफर्ड। अब देखो, इस चीज़ का इन्होंने कॉन्फिडेंटली बोल तो दिया, लेकिन आप खुद बताओ कि आप इस लेवल पे compete करो और आपसे पूछा जाए सबके सामने, तो अगर आप नहीं भी कर सकते तब भी आप क्या ऐसा बोल दो कि मैं compete करके बीट नहीं कर पाऊंगा? नहीं ना, आप हमेशा पॉजिटिवली ही बात करोगे, ऑप्टिमिस्टिकली ही बात करोगे, अपने स्पॉन्सर्स के लिए, अपने फैंस के लिए, अपने कोचेस के लिए, अपने आप के लिए, सब चीज़ों के लिए आप यही बोलोगे कि मैं बीट कर दूंगा। चाहे आपके मन में ये चीज़ हो कि भाई डायरेक्ट को बीट करना इज गोइंग टू बी रियली टफ, स्पेशली जैसे इंप्रूवमेंट्स के बाद वो आ रहे हैं। अब देखो, अगर मैं ये चीज़ आपको ये बताऊं तो सोच के देखना कि मार्टिन ने डायरेक्ट को लास्ट ईयर जब ही वॉज अ लिटिल बिट वीक, मतलब सॉफ्टर साइड पे थे, लेग स्पिन के काफ़ी डाउन थे, उसके बाद भी बीट नहीं कर पाए थे। और अब डायरेक्ट इज़ अ डिफरेंट डायरेक्ट। इस वक्त इन पिछले 2-2.5 महीनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी फिजिक में कर चुके हैं। तो क्या डायरेक्ट को अब ये, जब डायरेक्ट इंप्रूव हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, वैसे मार्टिन भी हुए इस गैप में, लेकिन डायरेक्ट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं, तो क्या मार्टिन अब उनको बीट कर पाएंगे? वैसे एक इक्वेशन में आपको ये भी दिखाऊं कि डायरेक्ट और गुड वीडियो की यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो किसी ने डाला था, तो पहले तो इनको क्रेडिट जिसने भी ये डाला है,
बट यहाँ पर आप देख लो गुडविटो इज लुकिंग रियली रियली गुड, बट डायरेक्ट कितने ज़्यादा थिकनेस कैरी करना अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी में, आप ये देख रहे हो। लोअर बॉडी में गुडविटो इनको पकड़ सकते हैं, बट अपर बॉडी डायरेक्ट की बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा वेट कैरी करती है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी रिमाइंड कराऊंगा कि डायरेक्ट की ये अपडेट अभी की है और यहाँ पर गुडविटो लास्ट ईयर के गाइस। उसके बाद भी आई थिंक 10 से 15 पाउंड्स कम से कम बोल रहा हूँ मैं, 10 से 15 पाउंड्स हैवियर ही दिखाई देंगे गुडविटो यहाँ पर हमें। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट वर्जन। ये वर्जन जो अभी यहाँ कंपैरिजन के लिए किसी ने लगाया है, ये सही वर्जन नहीं है अभी के डायरेक्ट लेंसफर्ट से, अभी के गुडविटो का। तो एनीवेज ये चीज़ देखने में मज़ा आएगा, लेकिन डायरेक्ट की विथ बहुत ही ज़्यादा है। डायरेक्ट अपने फ्रेम पर अपनी हाइट के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा मास कैरी करते हैं, स्पेशली अपर बॉडी में, जो उनके लैट्स वगैरह में है, जो उनके शोल्डर्स की विथ वगैरह है, वो चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट को एडवांटेज आता है। बट यहाँ पर निक के लिए भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई है गाइस, क्योंकि निक के लिए अब जीतना शो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, बिकॉज डायरेक्ट को अगर बीट करना है ना तो निक को एब्सोल्युटली 100% आना होगा गाइस, फुलनेस कैरी करते हुए प्लस वेस्ट को टाइट करते हुए, एंड दैट इज समथिंग ही विल हैव टू क्रैक। नहीं तो फिर इनका मोमेंटम या स्टेटमेंट जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। लेकिन गाइज इसी तरीके से डायरेक्ट की अगर होने से सबको दिक्कतें हो रही हैं, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी सबके लिए खुल रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सबके लिए खुल रही है कि जिसने भी डायरेक्ट को बीट करा ना, दैट इज गोइंग टू बी अ रियली रियली टॉप कंटेंडर फॉर मिस्टर ओलंपिया ऑफ दिस ईयर। यस गाइज, आप सिंपल है यहाँ पर डायरेक्ट को बीट कर दो इस शो के अंदर, एंड देन आप बिल्कुल टॉप की कॉन्वर्जेशन में पहुंच जाओगे सैमसन को बीट करने की, सैमसन से बैटल करने की। तो निक के लिए जहां चीज़ें मुश्किल हैं, वहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि भाई किसी तरीके से अगर बीट कर दिया ना, इनके माइंडसेट को, इनकी मेंटालिटी को, इनके मोमेंटम को किस तरह की एक रफ्तार मिलेगी कि जो अभी लोग इनके बारे में बात करना बंद कर चुके हैं बिकॉज ऑफ लास्ट 2 years अपीयरेंसेज जहां पर इन्होंने नहीं दी, उसी चीज़ में दोबारा से एक चीज़ पकड़ लेंगे और लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने लग जाएंगे। निक से देखो एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन डायरेक्ट इस वक्त अगर सच बोलूँ तो बहुत ही डेडली हो रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब देखते हैं, इसके बाद डायरेक्ट आई थिंक किसी शो में compete नहीं करेंगे, बट ये शो बहुत सारे लोगों का खराब हो सकता है। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है स्टेफन मटाला की। और स्टेफन मटाला मैन, जिस चीज़ का हमको बहुत लंबे टाइम से वेट था, इंतज़ार था, वो अब हो गई गाइस फाइनली। मैंने इनकी लास्ट अपडेट्स को कवर करते हुए यही बोला था कि मुझे जहाँ तक लगता है इसी साल हम स्टेफन का डेब्यू होता हो तो देख लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वालिफाई कर जाएंगे, जीत जाएंगे शो और मिस्टर ओलंपिया में ओपन डिवीजन में दिखाई देंगे। नोप गाइस, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। बट हमेशा जो मैंने बात करी है वो यही करी है कि स्टेफन मटाला इस साल अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से मुझे लगता है एक ना एक प्रो शो में तो compete करेंगे, टू इवेलुएट कहाँ पर अभी ये स्टैंड करते हैं और कितना ज़्यादा मसल मास और चाहिए। बिकॉज अभी जैसे ये इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, इनको मिरर में देख के या फिर कोच से सुन के ये तो पता लग रहा होगा कि मैं मैसिव होता जा रहा हूँ, इंप्रूवमेंट्स कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल चीज़ स्टेज पर दूसरों के कंपैरिजन में ही पता लगेगी कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पर चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं। तो पैट्रिक टूर के साथ ये वर्क कर रहे हैं और सच में एक बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है कि भाई इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं compete करूंगा ओपन डिवीजन के प्रो शो में, एंड दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन 26 वीक्स। यस गाइस, 26 हफ्ते बाद है फ्रांस प्रो, और फ्रांस के इस शो के अंदर हमें दिखेंगे स्टेफन मटाला फर्स्ट टाइम ओपन डिवीजन में compete करते हुए। अब ये क्वालिफाई करेंगे, जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, compete करेंगे या ऑप्ट आउट कर लेंगे, ये एक बहुत अलग सिनेरियो है। ये बहुत ही अलग सिनेरियो जिसके बारे में आई थिंक हमको अभी से बात करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज 26 वीक्स बाकी हैं अभी। तो वी शुड इंजॉय द एक्साइटमेंट। जो एक्साइटमेंट हमें पता लग रहा है उस चीज़ का हमें वेट करना चाहिए कि भाई 26 वीक्स में हमें देखने को मिलने वाली एक ज़बरदस्त फिजिक, एक इंसेन फिजिक अपने फाइबर्स कैरी करते हुए शोल्डर्स में, चेस्ट के अंदर, जैसे हमने कभी नहीं देखे, विद अ वेरी वेरी स्मॉल वेस्ट। अब बस मैं इनको बैक से भी वैसे ही मैसिव देखना चाहता हूँ। देखो अपडेट्स हमने देखी है, लेकिन हाँ बैक की डेंसिटी तो बढ़ गई है, लेकिन बैक की विथ अभी भी उस लेवल पे नहीं लग रही, इसीलिए इनका ये compete करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट गाइज क्या आप वेट कर सकते हो 26 वीक्स का? फ्रांस प्रो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सही शो चूज़ करा गया है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, इतने ज़्यादा एथलीट्स नहीं होंगे जो कि compete कर रहे होंगे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके लिए निकल के आती है। हो सकता है अगर चांस लगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़े एथलीट्स नहीं हुए तो फिर ये क्वालिफाई भी कर जाएं, बट उसके अलावा भी यहाँ पे इतना बड़ा लाइनअप नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग लाइनअप नहीं होगा। तो जो भी एथलीट्स होंगे वहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव तो रह ही सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ सोची गई है, और यही चीज़ मैं चाहता था जस्टिन रॉड्रिगेज वगैरह, पैट्रिक मूर वगैरह से ऐसे शोज़ में compete करो जहाँ पर अगर आप नहीं भी जीतते, आप टॉप 2 टॉप 3 क्रैक कर जाओ और उसके बाद आपका मोमेंटम बनेगा गाइस। आपको एक
पॉजिटिविटी मिलेगी कि यस आई कैन स्टिल डू दैट, इतने टाइम के बाद मैंने इंप्रूवमेंट्स करी हैं। बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कम बैक करते हैं, मतलब एक काफ़ी अच्छा गैप लेते हैं और रिटर्न करते हैं किस शो से, आनो क्लासिक से, इतने बड़े शो से जहाँ पे आप अपने बेस्ट पर आने के बाद भी बिल्कुल लास्ट के लाइनअप में ही रहोगे। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बट ठीक है, स्टफर मटाला ने एक बहुत स्मार्टली शो चूज़ करा है, पैट्रिक ने इनको बहुत अच्छे से गाइड करा। और अब मैं सच में देखना चाहता हूँ गाइस कि क्या ये हाइप जो अभी तक बनी हुई है स्टफर मटाला की अपने साइज़ को लेके, अपनी मसल मास को लेके, जिस स्पीड से ही इज़ बिन ग्रोइंग, उस चीज़ को कितना जस्टिफाई करते हैं ये और कैसे कहाँ पर स्टैंड करते हैं इन द ओपन डिवीजन लाइनअप। वैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया, आप लोगों का भी होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस कि ये अपडेट कैसी लगी और कितना ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो इनको ओपन डिवीजन के स्टेज पर देखने के लिए कम्पीट करते हुए। बाकी हमें अभी तो वेट करना ही पड़ेगा बिकॉज 26 वीक्स बाकी हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब कितना हो गया 26 वीक्स, मतलब आपके कम से कम 7 महीने समझ लो, नहीं तो 6 महीने 7 महीने के आसपास। लेट्स सी हाउ इट गोज। अब अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है निक वॉकर की, द म्यूटेंट की। एंड ये अपडेट निक ने ना डायरेक्ट की कल की अपडेट से पहले शेयर करी थी। बस कल इतनी सारी अपडेट्स थी तो मैं कवर कर नहीं पाया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो निक के लेग्स आप यहाँ पे देखो 7 वीक्स आउट ही आ गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक्स कट करके अब ये 7 वीक्स पे आ गए हैं और यहाँ पर भी इनके लेग्स में वो मसल मास, वो डेंसिटी पता लग रही है, वो लूज़ नहीं करी इन्होंने। आउटर स्वीप्स अभी भी अच्छे से लग रही हैं पता। तो इसका मतलब एक ही है गाइस, अब हम इस बारे में बोल सकते हैं कि निक ने अपने लेग्स में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट्स करी और ये मसल कहीं नहीं जा रहा। यस, क्योंकि देखो हमने 16 वीक्स आउट 17 वीक्स आउट के हिसाब से जब हम देख रहे थे तो इनके लेग्स पे जो मास पता लग रही थी, हम उस टाइम पे बोल रहे थे कि भाई एक्चुअल में तब पता लगेगा जब ये कट करना स्टार्ट करेंगे, अपनी प्रेप के बिल्कुल मिड में होंगे या प्रेप के बिल्कुल एंड वाले फेज में पहुंच रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा मसल मास इन्होंने सीजन करी या फिर रिटेन कर पाते हैं। तो अभी तक तो हम देख रहे हैं निक बहुत स्ट्रांगली अपनी मसल मास रिटेन कर रहे हैं बिकॉज 7 वीक्स आउट होने के बाद गाइज व्हेन ही इज गेटिंग एक्चुअली पील्ड, ये बहुत ज़्यादा शेड होते जा रहे हैं, अपनी फिजिक को डिफाइन करते जा रहे हैं, डिटेल्स ऐड करते जा रहे हैं। उस टाइम पर इनकी फिजिक, इनके लेग्स उस तरह की मसल मास कैरी करते हुए दिख रहे हैं और बिगर साइड पे लग रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो निक के लिए बहुत अच्छे से जा रही है और ये बहुत अच्छी लगेगी इनके फैंस को भी। बिकॉज निक खुद बोल चुके हैं कि ये एक मेक और ब्रेक शो है मेरे लिए, जहाँ पर मुझे स्टेटमेंट बनाना ही है, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एनीवेज, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ निक की ट्रेनिंग गाइस, तो अब आप समझ सकते हो कि कैसे ये मसल मास को रिटेन कर रहे हैं और कैसे इन्होंने इतने कम पीरियड में मसल मास अच्छी खासी ऐड करी है। आप देख रहे हो कितनी स्लो टेक्निक के साथ ही इज़ बीन वर्किंग आउट, बहुत ही ज़्यादा स्लो, मतलब फ्लॉलेस टेक्निक जो बोलते हैं ना, वो निक की है। सच में मैं आपको बोलता हूँ कि अगर किसी को निक पसंद है, अगर किसी को नहीं पसंद, जो भी सिनेरियो होगा, इस पसंद हो ना पसंद हो जो भी हो, बट अगर आपको ट्रेनिंग सीखनी है ना, किस तरह से ट्रेन करना है जिम के अंदर, सच में निक का कोई भी वीडियो उठाओ, आप देखो, आपको ऐसी टेक्निक देखने को मिलेगी, ऐसे मेथड देखने को मिलेंगे जो कि आप नहीं देखते। एंड नो डाउट ही इज़ अ फ्रीक ऑफ नेचर एंड दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि इस तरह से ट्रेन करोगे आप, इस फोकस से, इस माइंड मसल कनेक्शन के साथ, इस स्लो टेक्निक के साथ, तो भाई आपके मसल्स सच में ब्रेक करेंगे एंड दे आर ऑर्डर्ड टू ग्रो। और वही चीज़ यहाँ पर निक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बट बाकी अब देखना बाकी है गाइस कि कहाँ पर निक पिट्सबर्ग में स्टैंड करेंगे। वहाँ पर वैसे मैं अगर बोलूँ मेरी ओपिनियन गाइस या फिर मेरी आप डिज़ायर समझ लो, तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर निक और डायरेक्ट का हो फाइनल कॉल आउट। मैं ये चाहता हूँ कि निक और डायरेक्ट फाइनल कॉल आउट में बैटल करें, चाहे डायरेक्ट जीत जाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इवन बीइंग अ निक्स फैन मुझे ये लगता है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन निक और डायरेक्ट का एक कॉल आउट में देखना चाहता हूँ, जहाँ पे फाइनल कॉल आउट में यही दोनों हो, मार्टिन और गुडविटो 3rd 4th के लिए बैटल कर रहे हो, जो कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो मुझे लगता भी है, क्योंकि जजेस इस चीज़ को ऐसे ही हाइप करना चाहेंगे। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है जैक ईगल्स की। और इनकी ना कई अपडेट्स आपने मेरे साथ शेयर करी इंस्टाग्राम पर, जब इन्होंने प्रो कार्ड जीता था, जब ही ओवरऑल वन द शो एंड वन प्रो कार्ड, उस वक्त आपने शेयर करा था कि भाई देखो कितनी फ्लॉलेस फिजिक है, कितनी ज़बरदस्त फिजिक है, कितना ज़बरदस्त एक्स टेपर है वगैरह वगैरह। मैंने इनको कवर नहीं करा बिकॉज मुझे लगता था कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए स्टेज पर ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। और अब फाइनली आई कैन सी हिम ऑन द स्टेज। और यहाँ पर गाइस इन्होंने कम्पीट करा, कोई फिट्स वर्ल्ड नाम का शो था, यहाँ पर सरप्राइजिंगली गाइज, और सबको शॉक भी लगा जो इनको बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको बैक कर रहे थे कि ये यहाँ पर एंड अप करे 7th प्लेस पर। यस गाइज ही केम एट 7th प्लेस। और इसका रीज़न यही था गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर साइड पे दिखाई दे रहे थे, मतलब मसल मास देखो कंडीशन अच्छी थी, थोड़े से फ्लैट साइड पे आए थे इस शो के अंदर। ये अगर मुझे पोजिंग मिली है तो मैं लगा देता हूँ, लेकिन
कंडीशन अच्छी थी, कंडीशन काफ़ी टाइट थी, मसल्स काफ़ी ड्राई साइड पे लग रहे थे, बट वही ये काप्स अच्छे से लोडेड नहीं थे, तो फुलनेस मसल्स में दिख नहीं रही थी, लेग्स भी काफ़ी स्मॉल साइड पे लग रहे थे। वही है गाइस, एक्सट्रीम फ्लॉलेस है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्लासिक डिवीजन में गाइस ऐसे एथलीट्स भरे पड़े हैं जिनका एक्सट्रीम बहुत ज़बरदस्त हो, जैसे वन पंच नाज हो गए और उसके बाद आपके मैनेगेटो प्रो हो गए। तो कई सारे एथलीट्स हैं जिनका एक्सट्रीम बहुत फ्लॉलेस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत पसंद आता है सबको। तो यहाँ इनके साथ भी वही चीज़ है, बट मेन चीज़ यही है ना गाइस कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हो, कितना आप फुलनेस के साथ लेके आते हो। तो यहाँ पे एक तो फुलनेस ही लैक कर रहे थे, प्लस दूसरा साइज़ की भी कमी है। अभी आई थिंक ये वेट कैप के आसपास नहीं है, तो मसल मास ये और ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा स्कोप इनके पास अवेलेबल है। विद टाइम डेफिनेटली ही विल कीप डूइंग दैट, बट अभी मेरा सिर्फ इनको कवर करने का रीज़न यही था कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही थी, तो मैं बस कवर करके बताना चाहता था कि ये 7th प्लेस पर एंड अप करे हैं, जो कि एक काफ़ी नीचे की प्लेसिंग है, मतलब इनकी जैसी हाइप बन रही थी, लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। एनीवेज आप बताओ जैकी ईगल्स की फिजिक आपको कैसी लगी इस शो के अंदर, क्या ये ऊपर और ज़्यादा प्लेस हो सकते थे, या फिर इनकी जो प्लेसिंग थी वो वेल डिजर्व थी। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है आंद्रिया प्रेस्टी की। एंड लास्ट ईयर एक के बाद एक कई सारे शोज़ में कम्पीट करने के बाद अपनी सेकेंड प्लेसिंग लाने के बाद उसके बाद और नीचे गिरते चले गए, 4th 5th पर, फिर 6th पर चले गए। तो ये इन सब चीज़ों के बाद आंद्रे ने एक डिसीजन लिया कि भाई अब मैं जा रहा हूँ ऑफ सीजन पे, एंड ही वेंट ऑन अ लॉन्ग ऑफ सीजन, क्योंकि उस टाइम तो हमें यही लगा था कि लॉन्ग ऑफ सीजन होगा, बट अब आंद्रिया आई थिंक दोबारा से कम बैक कर रहे हैं। मतलब एक बहुत छोटा ऑफ सीजन लिया इन्होंने और उसके बाद फिर से कम्पीट करने आ रहे हैं। आंद्रिया के साथ भी वही इशू है गाइस जो क्लासिक डिवीजन में कहीं ना कहीं वेस्ली विजोस के साथ हम देखते आए हैं। इनके साथ भी लेग्स का ही इशू है, क्योंकि अपर बॉडी आप इनकी देखोगे ना, कहीं पे भी किसी के साथ भी खड़े होते हुए देखोगे तो ही इज़ गोइंग टू लुक सुपर कंपेटिटिव गाइस। कहीं से भी पता नहीं लगेगा कि साइज़ ये लैक कर रहे हैं, बिल्कुल बैटल देते हैं, कली टक्कर। मतलब सैमसन कितने फ्रीक हैं गाइस, उनके साथ में भी जब ये खड़े होते हैं ना अपर बॉडी से, तो ऐसा लगता है कि कहीं से भी कम नहीं है, इवन उनसे भी ज़्यादा विद कैरी करते हुए दिखते हैं, बिकॉज ऑफ द शोल्डर विद, जो इनकी क्लेविकल बोन है बहुत ज़्यादा वाइड है, शोल्डर्स बहुत ज़्यादा मैसिव हैं। तो ये चीज़ एक इनके हक में जाती है, लेकिन वही लोअर बॉडी में कहीं ना कहीं ये अपनी बहुत ज़्यादा कमी छोड़ देते हैं, और जिसके लिए इनको अब ऑफ सीजन लेने की रिक्वायरमेंट थी। अब ऑफ सीजन लिया है इन्होंने, अभी यहाँ पर भी लेग्स देखो दिखा नहीं रहा है, ट्राउजर्स वगैरह के अंदर है, लेग्स हम नहीं देख सकते। फ्री की अपर बॉडी ज़रूर विजिबल है, शेप अभी भी अच्छा मेंटेन करे हुए हैं, तो मतलब क्रेजी बल्क पर ये नहीं गए, बहुत अच्छे डिसेंट वे में ये बल्क कर रहे हैं। लेकिन गाइस अपने लेग्स को ब्रिंग अप करने के लिए आई थिंक ऐसे एक एथलीट को जो कि ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से लैग कर रहा है अपने लेग्स में और उनको ब्रिंग अप नहीं कर पा रहा, मेरे हिसाब से 1-1.5 साल कम से कम इनको लेना ही चाहिए, जहाँ पर ये अपने लेग्स को ज़बरदस्त तरीके से तोड़ें, खूब पीटें जब तक वो एक्चुअल में ग्रो ना कर जाएं। बिकॉज स्कोप वही है गाइस, फिजिक में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अच्छे एथलीट हैं, बहुत अमेजिंग लगते हैं अपर बॉडी से, कंडीशन भी ज़बरदस्त आते हैं, सुपर्बली आते हैं गाइस। लेकिन वही है लोअर बॉडी आपकी प्रोपोर्शनेट नहीं होगी, तो जैसा आप लाइनअप होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर हर चीज़ से आपको पॉइंट डाउन करा जा रहा है, वहाँ पर आपके चांसेस अच्छे नहीं बनेंगे। तो वही है गाइस, देखते हैं हाउ इट गोस फॉर आंद्रिया प्रेस्टी। आई रियली होप ये अभी कंप्लीट ना करें, अच्छा टाइम लें, अच्छी इंप्रूवमेंट्स करें और उसके बाद ही हमें स्टेज पर दिखाई दें। आई रियली होप गाइस इसके साथ में कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके 20,000 का मार्क जल्दी टच करो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अपडेट्स कैसी लगी और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आने वाले हर एक शो के लिए, या फिर किस शो के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू, बाय बाय।